राधे राधे। चलिए आज से हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 चालू करेंगे। यूनिट 4 अध्याय 11 है। ठीक है, पौधों में परिवहन। ये आप लोग को भाग जो है भाग 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो भी टॉपिक है मेन टॉपिक है उस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, हद तक चर्चा करेंगे, मतलब 100% में आपको 80-85% आप लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे जो बढ़ावा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर जो है पौधों में परिवहन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पौधों में परिवहन। देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। पौधों में गैस हो, भोज्य पदार्थ हो, जल, खनिज, लवण के गमन को परिवहन कहते हैं। ये लोग हम लोग जानते हैं कि पौधों में गैस हो है, भोज्य पदार्थ हो है, जल, खनिज, लवण के गमन यानी स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। पौधों में 2 प्रकार से परिवहन होता है, यही हम लोग को ध्यान देना है। एक देखिए कम दूरी के लिए परिवहन, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग प्रसरण कहेंगे। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक धारा, सक्रिय परिवहन धारा। मतलब कम दूरी के लिए परिवहन किस में आता है? प्रसरण द्वारा होगा, साइटोप्लाज्मिक धारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनीय तंत्र होता है, जिसमें आता है क्या? जाइलम तथा क्या आता है? फ्लोएम। ध्यान रखिएगा कि 2 प्रकार से आपको जो होता है पौधों में परिवहन होता है, कम दूरी के लिए, एक लंबी दूरी के लिए। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ जो है यहाँ क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कम दूरी के लिए है और ये क्या है? लंबी दूरी के लिए। मतलब किस प्रकार से यहाँ जो है जड़ से जो है, मतलब पौधों में जो जड़ें हैं इससे किस प्रकार से जल और खनिज लवण पूरे लंबी दूरी तक जाते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। पूरे पत्ते तक किस प्रकार से जाते हैं। ठीक है, और कम दूरी के लिए मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और इसके अंदर में जो मान छोटी छोटी जो भी कोशिकाएं हैं, तो वही छोटी छोटी जो कोशिका यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से मतलब इसमें जो है कम दूरी में परिवहन होता है। ठीक है, ये लंबा दूरी हो गया कि मतलब नीचे से भूमि से किस प्रकार से ऊपर परिवहन होता है। ठीक है, और ये मतलब छोटी छोटी जो कोशिका है, एक कोशिका दूसरे कोशिका के बीच जो कम दूरी है उसके बीच किस प्रकार से परिवहन होता है, उसी चीज़ को हम लोग को देखना है। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या होता है? 2 प्रकार से परिवहन होता है, कम दूरी के लिए और लंबी दूरी के लिए। मतलब यहाँ पर जो जड़ें हैं, जड़ से किस प्रकार भूमि से खनिज और जल का अवशोषण करके पूरा लंबी दूरी तक ये परिवहन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कम दूरी के लिए मतलब जो कोशिका जो होता है, एक कोशिका जो होता है, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, इसके जो बीच की जो दूरी होती है कम होती है, और इसके बीच में किस प्रकार से परिवहन होता है यही हम लोग को देखना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है कि कम दूरी के लिए परिवहन जो होता है पौधों में परिवहन 2 प्रकार का होता है, कम दूरी के लिए और लंबी दूरी के लिए। तो कम दूरी के लिए कौन कैसे किस प्रकार से परिवहन होता है? सेल टू सेल, यही देखना है हम लोग को। ये याद रखिएगा, प्रसरण, साइटोप्लाज्मिक धारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। ठीक है, संवहनीय लंबी दूरी में क्या आ जाएगा? संवहनीय तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होता है पौधों में परिवहन के माध्यम, तो कम दूरी के लिए देखेंगे परिवहन, तो हमने क्या देखा? कम दूरी के लिए परिवहन किसको जरूरत पड़ता है? तो साइटोप्लाज्मिक धारा परिवहन। ठीक है, और दूसरा जो है सक्रिय परिवहन, और तीसरा जो है निष्क्रिय परिवहन। ध्यान रखिएगा, कम दूरी के लिए परिवहन के लिए साइटोप्लाज्मिक धारा परिवहन, या मतलब दूसरा क्या हो जाएगा? सक्रिय परिवहन, तीसरा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय परिवहन। तो पहला हम लोग यहाँ देखेंगे साइटोप्लाज्मिक धारा परिवहन। देखिए कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म का परिवहन होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर किसका परिवहन होता है? साइटोप्लाज्म का परिवहन होता है। साइटोप्लाज्म के साथ पोषक तत्वों का परिवहन होता है। ध्यान रखिए, कोशिका के अंदर किसका परिवहन होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के साथ किसके तत्वों का, पोषक जो तत्व है उसका परिवहन होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एंटीन बंडल्स के द्वारा क्लोरोफिल व कोशिका द्रव का क्या होता है? परिवहन होता है।
अब ये एक्टिन बंडल्स क्या है, इसी के माध्यम से साइटोप्लाज्म का भी परिवहन होता है। देखिए यहाँ पर एक बात हम दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे मान के चलिए ये जो है ये पता है, ठीक है, क्या है ये पता है। पता में क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर जो है क्लोरोफिल उपस्थित है, ठीक है, क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। और इसके चारों ओर जो है क्या उपस्थित है, क्या उपस्थित होता है, कोशिका के रूप में उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म। क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म चारों ओर उपस्थित होता है। तो यहाँ से जब सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश जब पत्ती पर पड़ता है तो क्लोरोफिल किस प्रकार से पूरा पत्ती में वितरित होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एंटीन होता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एंटीन। एंटीन जो होता है एक धागा नुमा संरचना होता है, ठीक है, इस प्रकार से धागा नुमा जो होता है संरचना होती है और ये क्लोरोफिल इस प्रकार से वितरित होती है। जब वितरित होगी तो ये एंटीन बंडल के द्वारा वितरित होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल व कोशिका द्रव्य का परिवहन करता है। ध्यान से इसको एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, और ये पत्ती पर इसका प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ये पत्ती है, यहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होती है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है इससे एंटीन बंडल्स निकलते हैं जो धागे नुमा संरचना होता है इस प्रकार से पत्ती में, और उसी एंटीन के माध्यम से जो होता है क्लोरोफिल और कोशिका द्रव्य का क्या होता है, परिवहन होता है। और इस पत्ती में चारों ओर क्या लगा होता है, साइटोप्लाज्म। तो एंटीन के द्वारा इस जो यहाँ पर एंटीन दिखाया जा रहा है, एंटीन के द्वारा ही साइटोप्लाज्म में इधर सभी पत्तों में सभी जगह क्या होता है, इस प्रकार से कोशिका के रूप में लगा होता है। तो जब ये क्लोरोफिल यहाँ से एंटीन धारा के रूप में प्रवाहित होगा, परिवहन होगा, क्लोरोफिल व कोशिका द्रव्य का परिवहन होगा, तो इसी के माध्यम से साइटोप्लाज्म का भी धारा का भी परिवहन होता है। और इस प्रकार से पूरा पत्ती में जो होता है परिवहन होता है, एक पत्ती से दूसरे पत्ती में परिवहन होता रहता है, ठीक है। क्योंकि सभी पत्ती में जो होता है क्लोरोफिल होते हैं, इसीलिए मतलब उसका रंग जो होता है हरा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लोरोफिल से एंटीन निकलता है, ध्यान रखिएगा क्या निकलता है, एंटीन बंडल निकलता है जो धागे नुमा संरचना होता है, जो पूरा पत्ती में क्या होता है, वितरित होता है, ठीक है। और इस पत्ती में ही क्या उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म जब ये वितरित होगा तो इसी के माध्यम से साइटोप्लाज्म में भी वितरित होता है और वह अपने उसके साथ साथ पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निष्क्रिय परिवहन, ठीक है, उसके बाद सक्रिय समझेंगे। यहाँ पर जो निष्क्रिय परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन कह रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो परिवहन होता है उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, यहाँ पर अधिक सांद्रता है, ठीक है, अधिक सांद्रता, तो इधर से इधर परिवहन होता है कम सांद्रता की, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सांद्रता जो है कम है, इधर जो है अधिक है, तो अधिक से कम की ओर यही कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन निष्क्रिय परिवहन कहलाता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण भी कर सकते हैं, ठीक है, विसरण। तो देखिए परिवहन के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। यह निष्क्रिय परिवहन कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है, सरल विसरण और दूसरा क्या है, सुगम प्रसार या निष्क्रिय परिवहन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपके बुक में जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दर्शाया हुआ है, ये यहाँ पर जो किनारे किनारे जो दर्शाया हुआ है, किनारे किनारे जो है ये क्या है, ये झिल्ली है, दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, झिल्ली है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये झिल्ली है, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और ये बीच में देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये अधिक सांद्रता इधर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो दिखाया हुआ है कोशिका के बाहर जो दिखाया हुआ है, ठीक है, कोशिका के जो बाहर दिखाई देता है यहाँ पर, ये जो ब्लू से दिखाया हुआ है, मान के चलिए क्या है, अधिक सांद्रता है, इधर नहीं दिखाया गया, मतलब यहाँ पर मतलब कम अंदर की ओर है, मतलब कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। ये जो बीच में जो दिखाया गया है इससे केवल
लिपिड का संश्लेषण होता है, ठीक है, मतलब लिपिड का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अधिक कोशिका के बाद अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ पर जो उपस्थित होता है क्या है, केवल प्रोटीन का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, परिवहन प्रोटीन। और इसमें जो जल के साथ साथ अणु का भी परिवहन होता है, इसमें परिवहन नहीं होता है, केवल लिपिड का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। जो लिपिड घुलनशील होता है उसी का क्या होता है, परिवहन होता है। तो यहाँ पर आकृति जो है यहीं पर ध्यान रखना है कि ये जो झिल्ली दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो लाल से दिखाई दे रहा है आप लोग को गुलाबी रंग से, तो वो वहाँ पर किसका संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, ध्यान रख, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ से किसका संश्लेषण होता है, लिपिड का, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है और जल के साथ साथ जो अणु होते हैं उसका भी यहाँ पर परिवहन होता है, ठीक है। देखिए इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका थ्योरी लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये जो है देखिए अधिक सांद्रता अधिक कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर अधिक सांद्रता से कम निम्न की ओर, ठीक है। ये लिपिड जो होता है घुलनशील होता है, जो उसी का केवल परिवहन होता है यहाँ से। और यहाँ से किसका परिवहन होता है, प्रोटीन का परिवहन होता है। और जल में जो घुलनशील अणु होते हैं उसके भी क्या होता है, परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ पर भी वही चीज़ है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, चूँकि यह जो हम लोग निष्क्रिय परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका सरल विसरण का क्या है, सरल विसरण का ये प्रकार है, ध्यान रखिएगा। सरल विसरण या सुसाध्य विसरण भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए इसका जो थ्योरी है यहाँ पर है, थ्योरी क्या कह रहा है कि सरल विसरण सिंपल डिफ्यूजन कह रहा है, पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन होता है। हमने बताया अधिक सांद्रता से, ठीक है, मान लीजिए इधर अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता से इधर कम क्यों क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। जो विसरण होता है पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा कि ये केवल किसका संश्लेषण करता है, किसका परिवहन करता है, तो लिपिड का। जो यहाँ पर दिखाया गया है ये किसका संश्लेषण करता है, ये वाला लिपिड का केवल संश्लेषण करता है। और आगे जो है आपका लिपिड में घुलनशील पदार्थ तेजी से विषित होता है लिपिड में जो घुलनशील पदार्थ होता है तेजी से विषित होता है। जल जो होता है घुलनशील पदार्थ का विसरण नहीं होगा, जल घुलनशील पदार्थ का विसरण इसमें नहीं होगा। यहाँ एचपी का व्यय नहीं होता है, एचपी मतलब ऊर्जा, यहाँ पर कह रहा है एचपी के रूप में जो ऊर्जा होता है ये ऊर्जा यहाँ पर ऊर्जा नहीं लगता है, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब भी परिवहन होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जबकि अधिक से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यदि परिवहन होगा तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें का एटीपी का व्यय नहीं होता, यानी कि ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जल घुलनशील पदार्थ का विसरण नहीं होता है, जो जल में घुलनशील पदार्थ होता है उसका विसरण नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको इसमें इसमें जल के परिवहन द्वारा जो अणु होते हैं वो यहाँ पर विसरण होता है। इसमें केवल किसका विसरण होता है, लिपिड का, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है सुसाध्य विसरण जो है, सुसाध्य विसरण, ठीक है, तो जल में घुलनशील पदार्थों का परिवहन होता है। देखिए सरल विसरण में, सरल जो विसरण है, सरल विसरण में आपको जल में घुलनशील पदार्थों का परिवहन नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर जो आकृति दिखाया गया है ये जो आकृति क्या है, सुसाध्य विसरण का, और ये किसका है, सरल विसरण का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सुसाध्य कह रहा है कि जल में घुलनशील पदार्थों का जो परिवहन होता है, ठीक है, पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है। बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा कि सरल विसरण में किसका परिवहन होता है, लिपिड का, और सुसाध्य में प्रोटीन का। एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, इसमें भी किसका, एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। और यह भी क्या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है।
यहाँ पर पहला क्या है, झिल्ली प्रोटीन, दूसरा क्या है, वाहक प्रोटीन। निष्क्रिय, चूँकि निष्क्रिय का प्रकार है, निष्क्रिय परिवहन का प्रकार है, तो निष्क्रिय परिवहन का प्रकार में एटीपी के रूप में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो निष्क्रिय के दोनों प्रकार है, सरल और विसरण। तो इसीलिए यहाँ पर एटीपी, इसमें भी एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला झिल्ली प्रोटीन, दूसरा वाहक प्रोटीन। याद रखिएगा कि झिल्ली प्रोटीन में जो है पोरिन, पोरिन जो होता है, देखिए यहाँ पर इसमें किसके द्वारा ये होता है, इसमें प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया है। पोरिन क्या होता है, देखिए बता दें यहाँ पर कि जितना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया, जैसे मान के चलिए ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के झिल्ली पर एक मतलब छिद्र होता है, इस प्रकार से छिद्र होता है। उसी छिद्र के माध्यम से पोरिन जो होता है, पोरिन का परिवहन होता है, ध्यान रखिएगा। यही छिद्र, इसी को छिद्र को कहा जाता है पोरिन, ध्यान रखिएगा। ये छोटा छोटा छिद्र होता है, इसी छिद्र को क्या कहा जाता है, पोरिन कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो होता है झिल्ली प्रोटीन जो होता है यहाँ पर विषण होता है। यहाँ पर इसमें देखिए एक्वा पोरिन दिया हुआ है, देखिए 8 एक्वा पोरिन होता है। सुरंग के समान संरचना होता है, किसके समान संरचना होती है, सुरंग के समान। यहाँ पर जो वाहक प्रोटीन दिया है, देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन अपनी आकृति बदल सकते हैं। प्रोटीन में रिसेप्टर्स होते हैं जो अणु को बांधने के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए इस दोनों को हम बात को समझा रहे हैं। यहाँ पर प्रोटीन हमने समझा, उसका जो झिल्ली होता है या माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, जिसका भी झिल्ली होता है, तो झिल्ली के बाह्य त्वचा पर इस प्रकार से जो होता है छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र को पोरिन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमने बताया कि इक्वा जो पर सुरंग के समान संरचना होती है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए सुरंग के समान, यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो दिया ये 8 वो 8 है, मतलब सुरंग के समान होता है, ध्यान रखिएगा 8, ठीक है। और उसी के माध्यम से जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, परिवहन होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बात आती है, देखिए प्रोटीन में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो होता क्या है कि जो प्रोटीन का परिवहन होता है, यहाँ पर देखिए बताए हैं कि जब प्रोटीन का परिवहन होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो परिवहन होता है, तो ये क्या करते हैं रिसेप्टर्स कि इसको बांध करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसी कहा जाता है कि यह इसका आकृति जो होते हैं बदल देते हैं। कौन, रिसेप्टर्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आकृति आप लोग को खींचना नहीं है, ये क्या लिखा हुआ इधर पीछे बताया है, यहाँ पर ये पीछे आप लोग को इसके बारे में थ्योरी हमने बताया है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो है आप लोग को क्या है, प्रोटीन में रिसेप्टर्स होता है जो अणु को बांधने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए ये प्रोटीन है, यहाँ पर जो बता दें क्या है, ये प्रोटीन है, और यहीं पर क्या होते हैं रिसेप्टर्स होता है जो प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में मदद करते हैं। तो उसी को कहा जाता है कि ये प्रोटीन को अपनी आकृति भी क्या कहते हैं, बदल लेते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान तक विस्थापित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो है निष्क्रिय परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो निष्क्रिय परिवहन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के ना 3 प्रकार से होते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे 3 प्रकार के बोलिए, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए यूनिपोर्ट जब एक अणु स्वतंत्र होकर प्रोटीन झिल्ली को एक ही दिशा में पार करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या है, ये प्रोटीन झिल्ली है, ठीक है। तो यूनिपोर्ट जब एक ही दिशा में केवल गमन करेगा, जब यहाँ पर लिखा हुआ जब एक अणु स्वतंत्र होकर प्रोटीन झिल्ली को एक ही दिशा में पार करता है, एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पर तीर का चिन्ह दिखाया हुआ है। एंटीपोर्ट किसको कहते हैं, एंटीपोर्ट जब दो अणु एक दूसरे के क्या कहते हैं विपरीत दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया ए बी, देखिए एक दिशा और एक विपरीत दिशा है,
तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोड। सिम्पोड क्या है, तो जब दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है ही नहीं, जो बात यहाँ पर लिखा वही बात यहाँ पर आकृति में दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो सिम्पोड जो होता है दोनों दिशा, मतलब क्या है, दोनों अणु जो होते हैं एक ही दिशा में यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक दूसरे का विपरीत है, और इसमें एक ही क्या कहता है, एक ही अणु को होकर प्रोटीन जो होता है झिल्ली को एक ही दिशा में पार करता है। ध्यान रखिएगा, तो 3 प्रकार से हो गया। पहला कैसे, इस प्रकार से यूनिपोड। दूसरा जो होता है विपरीत होता है, एक ऐसे इसको एंटीपोड बोलेंगे। और सिम्पोड क्या बोलेंगे कि दोनों अणु इस प्रकार से क्या करेंगे, गमन करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो जितना भी टॉपिक है आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए सक्रिय परिवहन, हम लोगों ने देखा ना, पौधों में परिवहन का हम लोग ने प्रकार पढ़ रहा था। तो अब यहाँ पर जो होता है क्या है, सक्रिय परिवहन। अगला है सक्रिय परिवहन। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन जो है, देखिए ये क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो हमने बताया कि ये अब यहाँ पर देखिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इधर, तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एटीपी की आवश्यकता होगी, पंप की तरफ प्रोटीन उपस्थित होगा, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है पंप की तरह वहीं संरचना। ठीक है, पंप की तरह जो पदार्थों को झिल्ली का के पार करने में ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको सक्रिय परिवहन कहते हैं, या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। वाहक प्रोटीन कार्य करता है, क्या काम करता है, वाहक प्रोटीन का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, वाहक प्रोटीन कार्य करता है। वाहक प्रोटीन अभी हम लोगों ने देखा पीछे, वाहक प्रोटीन का क्या काम था, वाहक प्रोटीन का काम क्या था कि वो आकृति बदल देता है, और प्रोटीन को रिसेप्टर्स का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणु को बांध कर ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये सब जो है पॉइंट आपको मेन पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिखा है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये कोई पदार्थ है गमन कर रहा है। ठीक है, और परिवहन जो होता है एक प्रोटीन पंप के माध्यम से होता है। यहाँ पर जगह एक प्रोटीन होता है और वो कैसा होता है, पंप की तरह होता है। पंप कैसे होता है, पंप इस प्रकार से, तो इसी के आधार से क्या होता है, प्रोटीन का परिवहन होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यही बात यहाँ पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ठीक है, और कल से इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, पौधों में परिवहन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से ध्यान रखिएगा, कम दूरी के लिए और लंबी दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है पौधों में माध्यम दिया हुआ है, पौधों में परिवहन का माध्यम। तो कम दूरी के लिए माध्यम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक के बारे में हमने चर्चा कर लिया, उसी को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है।